बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मानवों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन पहले भी मैंने पढ़ाया है कि लैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन में दो चीजों का निर्माण होता है, या फिर बोले कि लैंगिक जनन में तुम्हारा जो पेरेंट्स होंगे वह दो होंगे, एक होगा पिता और एक होगी माता। तो जो पिता है उससे क्या बनेगा, उससे स्पर्म का निर्माण होता है, या बोले कि यहां पर क्या बनेगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। पिता के द्वारा क्या बनेगा बच्चों, नर युग्मक बनेगा। याद रखो, नर युग्मक। और माता के द्वारा या फीमेल के द्वारा बनेगा मादा युग्मक। क्या बनेगा, मादा युग्मक। क्या हुआ, पिता के द्वारा नर युग्मक बनेगा, मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होगा, उनके शरीर के अंदर होगा। और इसके बाद क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होगा, मिलेगा। याद रखो, हम लोग मानव की बात कर रहे हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है वो क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और इस तरीके से जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। और यही जो युग्मनज है आगे बढ़ के क्या बना देता है बच्चों, भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण होता है। फिर वही भ्रूण जो है वो डेवलप करके क्या बना देता है, बच्चे का निर्माण कर देता है। तो यहां पर यह तो एक सिंपल सा प्रोसेस मैंने बता दिया कि यहां मानवों में लैंगिक जनन में ये प्रक्रिया होती है। तो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल दो अलग अलग सेक्सेस होते हैं, यानी कि दो अलग यहां पर जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे वो अलग अलग शरीर में बनते हैं। यहां पर ये सारी बातें एकदम सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन हमें और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ना है और भी बहुत सारी चीजों को समझना है। तो क्या मानव का एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा शिशु जन्म लेते ही रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, जनन करना शुरू कर देता है? ऐसा नहीं है बच्चों। जनन के लिए जो शरीर होता है उसको तैयार होना पड़ता है। तो हमारा जो शरीर में वृद्धि होता है तो धीरे धीरे एक स्टेज आता है जहां पर शरीर में कैपेबिलिटी आ जाता है, शक्ति आ जाता है कि वह जनन कर सके। वह किशोरावस्था के बाद आता है। वह स्टेज कब आता है बच्चों, किशोरावस्था के बाद आता है। तो उसमें उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है और उससे भी एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को यहाँ पर समझते चलना है। धीरे धीरे करके मैं बता रहा हूँ, आगे बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो एकदम बच्चे जैसा छोटे छोटे चीजों को यहाँ पर हम लोगों को समझते चलना है। तो यहाँ देखो, एकदम शुरू से मैं बता दे रहा हूँ, मानव में लैंगिक जनन। तो मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है। तो जो कोशिकाएं उत्तरदायी हैं लैंगिक जनन के लिए, वह बहुत ही आवश्यक है कि वो हमारे शरीर में बने। इन कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नर जनन कोशिका का क्या नाम है, नर युग्मक नाम है शुक्राणु कहते हैं। नर जनन कोशिका का नाम क्या है, शुक्राणु, इंग्लिश में स्पर्म। और मादा जनन कोशिका का क्या नाम है, अंडाणु, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवम या एग। समझ में आ रहा है। इन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल में एक विशेष अवधि में होता है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में विशेष परिवर्तन होते हैं। तो ये भी मैंने बताया कि यह जो रिप्रोडक्शन होगा मनुष्य में एक विशेष अवधि में होगा। ऐसा नहीं कि जो बच्चा शिशु जन्म लिया वो बच्चा जन्म लेते ही बच्चा अपना पैदा करना शुरू किया, ऐसा नहीं होगा। या फिर कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है 90 साल का हो गया तो वो बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। एक विशेष आयु होगा। जो मेल्स होते हैं उसमें ये आयु तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये आयु बहुत डिफाइंड है बच्चों। तो जो फीमेल होती है, मादा होती हैं, उनके शरीर में जो अंडाणु का निर्माण होता है वह लगभग 9-10 के वर्ष में शुरू होता है। और जब अंडाणु का निर्माण होगा तो वे प्रेग्नेंट, वो जो महिलाएं हैं, वो जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और यह उम्र उन लोगों का कितना तक जाएगा, 45 की उम्र या फिर 50, लगभग मान लो 45-46 बुक में लिखा रहता है, तो 45-50 की उम्र तक उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है एक्चुअल। और ये जो अवधि में बता रहा हूं बहुत वैरी करता है अलग अलग बॉडी के अनुसार, अलग अलग महिलाओं के अनुसार।
यूजुअली नॉर्मली जो बुक में कहीं देखोगे तो लिखे रहेगा 12 से 13 साल की उम्र में उनके शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, लेकिन आगे तुम्हें बताऊंगा कि अंडाणु का विकास होता है, निर्माण नहीं होता है बल्कि क्या होता है, विकास होता है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो उनके शरीर में 12-13 साल में अंडाणु का विकास शुरू हो जाता है। कब तक होगा? जब वो 45-46-50 वर्ष की हो जाएंगी तब तक होगा। यानी कि तब तक महिलाएं या फिर जो फीमेल है वे रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। लेकिन मेल्स का ऐसा नहीं है बच्चों, मेल में थोड़ा बात अलग है। मेल्स में जब तक शुक्राणु का निर्माण हो रहा है उसका कोई एज डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि जो महिलाएं या जो मैंने क्या बताया 12-13 की उम्र से ही उनके शरीर में अंडाणु बनना शुरू होगा, तो क्या उनका शरीर 12-13 साल की उम्र में उस लायक है कि वो बच्चे को संभाल सके, उसके गर्भाशय में बच्चों का विकास कर सके? ऐसा हो सकता है? नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए उनका भी एक एज डिफाइंड है कि उनको भी जब शादी करना है तो कम से कम 18 के बाद ही शादी करना है। उसके बाद ही उनके शरीर में वो सारा मैच्योरिटी आ जाता है जिससे कि वो बच्चों को धारण कर सके। तो ये सब बात भी तुमको समझते चलना है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो जो जो बच्चे जन्म लेते हैं, या तो नर जन्म लेते हैं या तो मादा जन्म लेती है, तो उनमें कुछ विशेष लक्षण होगा बच्चे में जिससे कि हम लोग पहचान सकते हैं कि वो नर है या मादा होता है। उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राथमिक जो उसका जननांग होता है उससे पता किया जाता है कि वह नर है या फिर मादा है। लेकिन कोई बड़ा होने के बाद 10, 12, 13 साल होने के बाद कैसे पता चलेगा कि वह नर है या मादा है? तो उसके शरीर में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं और साथ ही बाहर का लुक भी उनका ऐसा हो जाता है जिससे आसानी से पहचाना जा सकता है कि वह नर है या फिर क्या है, मादा है। तो वो सारा कहलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी कि उसको भी तुमको पढ़ना है कि जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो जब बड़ा होने लगता है, किशोरावस्था में आता है, तो उसके शरीर में काफी सारे चेंजेस आते हैं और वह चेंज उसके शरीर को रिप्रोडक्टिव रूप से क्या करता है, मैच्योर करता है कि वह रिप्रोडक्शन को कर सके। तो एक सर्टेन एज के बाद वह क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सारा हमको पढ़ना है। एक नर के किशोर के शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे ये एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है। एक किशोरी के शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे ये तुमसे पूछा जाता है, इसको तुमको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें तुमको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहां देख सकते हो जैसे मैंने बताया कि नर में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण, मादा में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण एक विशेष उम्र में शुरू होगा और एक खास उम्र तक ही ये रहेगा। जीवन का हमेशा जीवन काल में नहीं रहेगा। तो जिस उम्र में रहेगा वही इसका रिप्रोडक्टिव फेज हो गया है, यानी कि वहां पर ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, बच्चों को जन्म दे सकता है। समझ में आ रहा है सब? तो ये तुम छोटा सा बात समझ गए यहाँ पर, और यही बढ़ा चढ़ा के आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो किशोरावस्था के बारे में जैसे मैंने बताया वैसे ही यहाँ पर समझना है। यह जीवन काल का, मनुष्य के जीवन काल का वह अवधि है जिसमें बहुत सारे शरीर में ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि एक बच्चे को एडल्ट बना देता है, एक बच्चे को वयस्क बना देता है। तो बच्चा और वयस्क इन दोनों के बीच का जो काल होता है वही क्या है बच्चों, वही है किशोरावस्था, ठीक है, एडोलेसेंस जिसको हम लोग कहते हैं। तो किशोरावस्था में शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखे जा सकते हैं और वो परिवर्तन शारीरिक रूप से भी देखा जाता है, मानसिक रूप से भी देखा जाता है, इमोशनल रूप से भी देखा जाता है और रिप्रोडक्टिव रूप से भी देखा जाता है। मतलब उसके शरीर में पहले तो शारीरिक बदलाव होगा, उसका लंबाई बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा। जो नर है उसमें मूंछ आने लगेगा, दाढ़ी आने लगेगा, हड्डियां लंबी होने लगेगी। मानसिक तौर पर उसका ब्रेन है उसका विकास होगा लगभग 15 तक। हम लोग जानते हैं कि जो ब्रेन का विकास है वह कब तक होता है, ब्रेन का जो ग्रोथ है वो 15 साल की उम्र तक होता है, तो वह होने लगेगा। साथ ही उसका आवाज बदलने लगेगा, साथ ही उसका शरीर में जो रिप्रोडक्शन वाला भाग है उसमें भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का निकलना शुरू हो जाएगा जिसके कारण ये सारे परिवर्तन होते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं।
ठीक इस तरीके से जो फीमेल है उसके शरीर में भी ठीक ऐसे ही परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट्स हैं उनमें सारा जगह यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो यही हो गया यौनारंभ, प्यूबर्टी का एज होता है। अब देख सकते हो यहां पर लड़कों में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो बच्चों यहां पर एक यह भी कभी कभी शायद क्वेश्चन पूछ दिया जाए, लेकिन एनसीईआरटी देख के इसका आंसर क्या हो सकता है कि क्या उम्र है इसकी कि लड़कों में रिप्रोडक्शन शुरू हो जाए या फीमेल्स में जो तुम्हारा अंडाणु का निर्माण है वह शुरू हो जाए, इसका क्या एज है। तो बहुत अलग अलग बुक्स में अलग अलग तुमको मिलेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो एक ओवरऑल एज हम लोग लेके चलते 12-13 साल, लड़कों में 12-13 साल और लड़कियों में 10-11 साल, इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। तो लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो लड़कों का मूंछ आना हो जाता है, दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, फिर काख और जननांग में बाल आना शुरू हो जाता है, त्वचा तैलीय हो जाते हैं, आवाज बदलना शुरू हो जाता है, हड्डियों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाता है जिससे कि उसका लंबाई बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारा उसका शरीर में परिवर्तन होता है। यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि जो नर है उसमें क्या क्या परिवर्तन किशोरावस्था में आते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये भी तुमसे पूछ सकता है। लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, उसके स्तन का आकार में वृद्धि होगा, आवाज में वैसा उसमें भी परिवर्तन होगा, कांख जननांग क्षेत्र में बाल आ सकता है क्या आएगा ही, त्वचा तैलीय हो जाएगा, रजु धर्म का शुरुआत हो जाएगा। अब ये रजु धर्म क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जंघा की हड्डियों का चौड़ा होना इत्यादि, ये सब तुम याद कर सकते हो। तो लड़कियों में यौनारंभ देख सकते हो यहाँ 12 से 14 लिखा हुआ है और लड़कों में 13 से 15। तो यही मैं बता रहा था कि ये इस पर ज्यादा तुमको ध्यान नहीं देना है, एक ओवरऑल समझ लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में कुछ खास तुम इस बारे में लिख नहीं सकते हो, अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग मिलेगा। अब यही है द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो यही सारा चीज तुम लोग को यहाँ पर लिख देना है। तो बच्चों देखोगे जो नर होते हैं उनका जो यौनांग है उसमें भी क्या होगा, बहुत सारा परिवर्तन होने लगेगा। तो यहां देख सकते हो गौण गौण जो लैंगिक लक्षण है उसमें यौनारंभ के दौरान वृषण एवं अंडाशय से शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न होना शुरू होगा। जो वृषण है नर में क्या होता है, वृषण जो आके मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाएगा। जो मादा है उनमें क्या होता है बोलो, उनमें अंडाशय होता है, उसमें अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, या निर्माण या वर्ड नहीं हम लोग यूज करते हैं, उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, विकास होना शुरू हो जाएगा। लड़कियों में स्तन का विकास शुरू हो जाएगा, लड़कों के चेहरे पे बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये सारे जो लक्षण मैंने ऊपर बताया यही सारा तुमको वहां पर भी लिख देना है। ये सारा तुमको ये जो बताया वही सारा चीज है। अब देखो यहाँ पर हार्मोन के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। हार्मोन से यह समझना है कि जो नर हैं, नर में कौन कौन से हार्मोन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो देख सकते हो वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तन के उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग हार्मोन कहते हैं। जैसे कि नर में क्या, टेस्टोस्टेरोन, तो तुमको नाम याद कर लेना है। नर में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलेगा जो कि उसको नर बनाएगा, यानी कि उसको मेल बनाएगा। नर में क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन, और मादा में क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि मादा को क्या करेगा, मादा बनाएगा। यानी कि मादा वाले सारे लक्षण कहां से आएंगे, मादा हार्मोन से आएंगे, और नर वाले सारे लक्षण कहां से आएंगे, नर हार्मोन से आएंगे। तो यही सारा चीज तुम लोग यहां पर एग्जाम में लिख देना होगा। समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, और ये क्या है, नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पर दो चीज तुमको करना है, बहुत सिंपल सा चीज है। पहले क्या करना है, पहले तुम्हें नाम याद कर लेना है, और दूसरा क्या करना है, तुम्हें फंक्शन याद कर लेना है। तो बहुत ही आसान है, कोई खास इसमें टेंशन नहीं है। तो चलो यहां देखते हैं नर जनन तंत्र को। तो नर जनन तंत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों वो क्या है, वृषण है। यहां देख सकते हो यही क्या है, वृषण, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, वृषण। और इसी वृषण में क्या होता है बताओ, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये तो इसका फंक्शन है जो कि आगे पढ़ेंगे, अभी पहले नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो ये है तुम्हारा वृषण, और वृषण किस चीज में लटका हुआ रहता है, बॉडी के बाहर ये वृषण कोष में लटका हुआ रहता है। दो नाम हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, वृषण,
और वृषण कहाँ रहता है, कहाँ अवस्थित होता है, तो वृषण कोश में अवस्थित होता है। हो गया दो नाम। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे देखोगे कि यहाँ पाइप के जैसा संरचना है, ये देख सकते हो तुम सब कि ये क्या है, पाइप के जैसा इस तरीके से ये संरचना है। तो ये जो पाइप के जैसे संरचना है इसका नाम है शुक्रवाहिनी। क्या नाम है बताओ, शुक्रवाहिनी नाम है इसका, शुक्रवाहिनी। अब देखो इस शुक्रवाहिनी के बाद ये शुक्रवाहिनी आगे की ओर बढ़ रहा है इस तरीके से, ये पाइप नुमा रचना, और ये मूत्र मार्ग आ गया। चार नाम हो गया। देखो फिर से देख लो, पहला हो गया वृषण। वृषण किस में रहता है, वृषण कोश में रहता है। फिर ये जो पाइप के जैसा रचना दिख रहा है इसको बोलेंगे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी आगे की ओर बढ़ रहा है और मूत्र मार्ग से ये मूत्र मार्ग हो गया। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह जो मूत्र मार्ग है ये किस में बना, किसके अंदर है, शिश्न के अंदर है। ये क्या है, शिश्न के अंदर है। तो यह भी एक भाग हो गया। अब यहां पर तुम्हें कुछ ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं। तो क्या क्या ग्लैंड्स तुमको पढ़ने हैं, क्लास 10th में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है शुक्राशय। ये देखो यहां पर क्या है, शुक्राशय, और यहां पे है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहीं पर एक और होता है काउपर्स ग्लैंड जो कि तुमको पढ़ना नहीं है। तो यहां देखो, यहां है प्रोस्टेट ग्रंथि, ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं, और यह है तुम्हारा शुक्राशय। समझ में आ गया, इतना सिंपल सा था। चलो एक बार नाम को बताओ, क्या है, वृषण। वृषण के बाद क्या है, किसमें है वृषण, वृषण कोश में है। पाइप जैसा रचना शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी किस में निकला, शिश्न में। अब देखो यहाँ ग्रंथि में पहला ग्रंथि क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये दूसरा ग्रंथि क्या हो गया, शुक्राशय। समझ में आ गया सारा चीज। अब चलो, तो अब क्या करना है, कुछ खास करना नहीं है। अब हम लोगों को इसका फंक्शन पढ़ लेना है, इसका जो कार्यविधि है वह समझ लेना है। तो सबसे पहले वृषण पे आते हैं। तो जो वृषण है, वृषण को टेस्टिस हम लोग बोल रहे हैं। तो यहां देखो यही दो टेस्टिस तुम देख सकते हो, इसका रंगीन चित्र है, यही क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में, टेस्टिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वृषण बोल रहे हैं। इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो देख सकते हो यदि हम लोग टेस्टिस को काटेंगे तो काटोगे, देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो ये लोब्स होगा, ऐसे ऐसे लोब होगा, ये देखो ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या होता है, लोब्स होता है। इसी में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो यहाँ पर दिख रहा है उलझा हुआ रचना, वही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और उसी में क्या होता है, देखो उसी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये कोशिका होता है, और यहाँ उसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। साथ ही साथ यहीं पे इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। हो गया, समझ में आ गया। इतना आसान तो था। क्या आसान था, देखो टेस्टिस है, टेस्टिस में यानी टेस्टिस मतलब वृषण है, वृषण में रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर झांक के देखोगे तो ऐसा रचना मिलेगा। और इसी में क्या होता है, इसी में तुम्हारा शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये जो शुक्राणु है बच्चों, यहां पर शुक्राणु और साथ साथ यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनेगा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। तो शुक्राणु भी तुम देख सकते हो, ये देखो यही है शुक्राणु। और शुक्राणु के भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे ये तुम्हारा हेड हो गया, फिर ये तुम्हारा क्या हो गया, पीछे का टेल हो गया, ये मिडिल पीस यानी कि बीच का भाग हो गया। तो यही शुक्राणु है, देख सकते हो इसका तुम चित्र, कैसा ये चित्र है इसका शुक्राणु का। तो समझ में आ गया इसके बारे में कुछ कुछ। चलो तो अब हम लोग देखते हैं आगे और कौन कौन से भाग हैं, यहीं से मैं समझाते चल रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या समझा तुमने, तुमने समझा किसके बारे में, वृषण के बारे में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अब जो वृषण है वह कहां रहता है, वृषण कितना संख्या में है, 2 में है, यह भी याद रखना। वृषण रहता है वृषण कोश के अंदर। वृषण कहां रहता है, वृषण कोश के अंदर रहता है। देख लो ये वृषण कोश के अंदर शरीर के बाहर लटकता हुआ रहता है। तो यहां भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि आखिर ये जो वृषण है ये शरीर के अंदर क्यों नहीं रहता है, बाहर क्यों लटकता हुआ रहता है, वृषण कोश के अंदर बाहर क्यों लटकता हुआ रहता है। तो इसका ये सिंपल सा बात है, मैंने क्या बोला, वृषण कोश के अंदर। देखो वृषण कोश के अंदर है वृषण,
और शरीर के बाहर क्यों लटकता हुआ रहता है, ऐसे समझना, कंफ्यूज मत होना। तो सिंपल सा बात है कि वृषण को सही तरीके से कार्य करने के लिए, तो वृषण का दो कार्य क्या हो गया, एक हो गया शुक्राणु का निर्माण और दूसरा क्या हो गया, हार्मोन का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण। तो शुक्राणु के निर्माण के लिए वृषण को क्या चाहिए, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कुछ कम चाहिए, मतलब शरीर का जो तापमान हमारा है उससे 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, तापमान कम चाहिए। इस कारण से प्रकृति ने क्या किया कि वृषण को शरीर के बाहर भेज दिया कि जा तू बाहर लटकता रहो। क्यों लटकता रहो, ताकि तुम्हारे में स्पर्म सही से बन सके। है ना आंसर सही, तो यही आंसर तुम भी लिख लेना। क्या समझा हम लोगों ने समझा कि वृषण में क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। तो अब ये शुक्राणु बच्चों ये आगे की ओर बढ़ेगा, जब रिप्रोडक्शन करना है तो ये शुक्राणु क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर ये जाएगा। तो अब कैसे जाएगा, तो इसका उत्तर है शुक्रवाहिनी के द्वारा। तो शुक्रवाहिनी क्या करेगा, शुक्राणु को आगे की ओर ले जाएगा। शुक्रवाहिनी क्या करेगा, शुक्राणु को आगे की ओर ले जाता है। हो गया। चलो अब दो और समझना है तुमको। समझना ये है कि यहां से बन रहा है शुक्राणु, क्या बन रहा है, शुक्राणु। तो बच्चों एक और नाम यहां पर याद करना, उसको बोलते हैं सीमन। सीमन क्या होता है, तो सीमन इंग्लिश में सीमन कहेंगे, हिंदी में वीर्य कहेंगे। तो सीमन क्या होता है, तो जरा समझो। तो यहां पर देख रहे हो कि शुक्राशय है, इस शुक्राशय में भी कुछ पदार्थ का सिक्रीशन होता है, मतलब इसमें से कुछ पदार्थ निकलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे भी कुछ पदार्थ निकलता है, और यहाँ कॉपर्स ग्लैंड है, उससे भी कुछ पदार्थ निकलता है, और साथ में यहाँ पर क्या है बताओ, शुक्राणु है। तो इन सब का जो मिक्सचर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो सीमन में क्या हो गया, शुक्राणु भी हो गया, शुक्राशय का स्राव हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी स्राव हो गया। समझ में आ गया। तो यहां से क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि जो शुक्राशय का स्राव है या प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव है वह क्या कार्य करता है। तो इसके उत्तर में तुम लिख सकते हो कि जो शुक्राशय या प्रोस्टेट ग्लैंड का पदार्थ है जो इसमें से सिक्रीशन हो रहा है वह क्या कर रहा है, दो कार्य कर रहा है। पहला, यहां जो शुक्राणु है उसको चलने का माध्यम दे रहा है, मतलब जो शुक्राणु वो कैसे चलेगा, एक माध्यम चाहिए, तो तरल माध्यम प्रदान कर रहा है। पहला क्या हो गया, तरल माध्यम प्रदान कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, इसको न्यूट्रिशन भी देता है, यानी कि पोषण भी देता है। क्या देता है, पोषण। तो यही दो कार्य तुमको लिखना होगा कि यहां पर जो सीमन में क्या है, शुक्राशय का स्राव है, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव है, वह क्या करता है, वह पोषण देगा शुक्राणु को, और क्या देगा, तरल माध्यम देगा जिसमें शुक्राणु क्या कर सके, चल सके। समझ में आ गया, देखो कितना आसान था। तो यही सब बात तुमको एग्जाम में लिख देना है, और यही सब बात यहाँ पर बस इतना ही है, और कुछ खास इसमें पढ़ना तुमको नहीं है। स्पर्म के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया। वृषण का कार्य पूछेगा तो नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, वृषण कोश का बता ही दिया। शुक्रवाहिनी समझ में आ ही गया, शुक्राशय समझ में आ ही गया, प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आ ही गया। तो यही सारा चीज था। अब शुक्राणु के बारे में यहाँ देख सकते हो, शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये शुक्राणु है, इसी में तो आनुवंशिक पदार्थ होगा जिससे जो बच्चा पैदा होगा वो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा। ये तो मैंने सिखाया है तुम्हें सारा चीज। तो यहाँ देख सकते हो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही क्या है बताओ, क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, और उसी गुणसूत्र में डीएनए है बच्चों, और ये डीएनए इसी न्यूक्लियस में होगा। तो यही डिसाइड करेगा कि बच्चा कैसा पैदा होगा। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को दिखाया गया है, यानी कि जब जो नर जनन कोशिका है और मादा जनन कोशिका है, मतलब शुक्राणु हो गया और अंडाणु हो गया। ये क्या है, अंडाणु है,
इसके मिलन को यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरीके से शुक्राणु इंटर करता है अंडाणु के अंदर, इस सारे चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य के मादा जनन तंत्र को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, इसमें बहुत सारे चीजों को सीखना होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या समझना है, जो मैं बार बार बताता हूं तुम्हें, कि सबसे पहले मादा जनन तंत्र का चित्र को समझना है, उसके बाद उसके नाम को समझना है, फिर उसके फंक्शन को यानी कि उसके कार्य को समझना है। तो मादा जनन तंत्र में देख सकते हो जो सबसे प्रमुख भाग है वह क्या है बच्चों, वह है अंडाशय। तो मादा जनन तंत्र में दो अंडाशय होगा, देख सकते हो, एक अंडाशय यहाँ है और एक अंडाशय यहाँ है। इसके बाद जब आगे का रचना देखोगे तो यहाँ देख सकते हो अंडवाहिका है बच्चों। ये देखो, ये क्या है, जो पाइप जैसा रचना है इसे हम लोग बोलते हैं अंडवाहिका। और ये देख सकते हो अंडवाहिका कहाँ पर खुलता है, तो ये खुलता है तुम्हारा गर्भाशय में। तीन नाम हो गया, अंडाशय हो गया, अंडाशय के ऊपर देख सकते हो अंडवाहिका है। अंडवाहिका किस चीज में खुलता है, तो ये देख सकते हो गर्भाशय में खुलता है। और यहाँ पर देख सकते हो यह जो नाम है इसका नाम है ग्रीवा और नीचे का नाम क्या है, योनि। तो यही सब चीजें यहाँ पर सीखनी थी। तो ये सिंपल तुमने सीख लिया, बस इतना ही नाम तुम्हें सीखना है क्लास 10th में। अब यदि हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो यही इंपॉर्टेंट होता है और हर एक के बारे में अब हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ सीखना होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र को बहुत अच्छे से समझोगे तब सारा चीज समझ में आएगा। तो वही एक एक चीज में धीरे धीरे तुम्हें समझाते चल रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो तुम, ये रंगीन चित्र है, यहाँ देखो, यहाँ पर देख सकते हो यही क्या है बच्चों, अंडाशय है। अब अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। और यहां पर देख सकते हो यही है तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब। यही क्या है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब ये है। तो यहां से इस तरीके से ये रचना जुड़ा हुआ है। और ये जो क्या है, यही है यूटेरस इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गर्भाशय बोलते हैं। और यहाँ पर यही है सर्विक्स, जो कि मैंने बताया था, यहाँ जो ऊपर दिखाया था चित्र ना, यहाँ ग्रीवा, वही क्या है, सर्विक्स है। और नीचे तुम्हारा देख सकते हो यह है योनि। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहला चीज समझना है कि ये जो अंडाशय है इसी में अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ध्यान से वर्ड सुनो, निर्माण होता है। और दूसरा वर्ड है इसका विकास होता है। तो कौन सा बात सही है, हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि जो मादा हैं वो 10-12 साल की उम्र में आ जाती हैं तो उनके शरीर में जो तुम्हारा ओवरी है यानी कि क्या है बताओ, अंडाशय है, उसमें अंडाणु का निर्माण होता है या विकास होता है, कौन सा शब्द यहां पर सही है। तो यहां समझो, जो मादा होती हैं उनका जो शरीर होता है उनमें जन्म के पहले ही अंडाणु का निर्माण हो चुका होता है। जितना अंडाणु बनना था वो बन चुका होता है। तो जन्म के पहले ही उनके शरीर में, मतलब जब वो मां के गर्भ में होती हैं तभी उनके शरीर में अंडाणु का निर्माण हो चुका होता है। तो हम लोग को सीखना है, तो 10-12 साल की उम्र में उनके शरीर में क्या होता है, तो उनके शरीर में ये जो अंडाणु बन चुके हैं वो इमेच्योर होते हैं, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है। और प्रत्येक मंथ या तो इससे, दो ओवरी है तो उससे हुआ तो इससे हुआ तो उससे, अल्टरनेट करके एक अंडाणु का क्या होता है, यहाँ पर मैच्योर होता है, या हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे कि बनता है। अब तो समझ गया ना कि बनता तो नहीं है, मैच्योर होता है। तो प्रत्येक महीना या तो इस अंडाशय से या तो उस अंडाशय से एक एग क्या होता है, बनता है। अब ये मैं वर्ड बोलूंगा तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो अंडाणु है प्रत्येक महीना एक एक बनता है, या तो इससे या तो उससे, समझ में आ गया। दूसरा इसका क्या कार्य है, ओवरी का या अंडाशय का क्या कार्य है, तो इसी से हार्मोन भी निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलेगा। ये कहां से निकलेगा, अंडाशय से ही निकलेगा। तो और हम लोग डिटेल कर रहे हैं। तो मादा जनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय, यही तो पढ़ना है। तो सबसे पहले अंडाशय में जो मैंने बताया, देखो और क्या क्या अच्छे से समझा दे रहा हूं। तो
इसके कार्य क्षेत्र में वृषण की तरह दो भाग होते। तो देखो यहां ध्यान से, वृषण जैसे था, वृषण में क्या निकलता था, वृषण में तुम्हारा शुक्राणु निकलता था और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता था। तो यहाँ जो मादा का जो तुम्हारा यहाँ अंडाशय है, यहाँ से भी क्या निकलेगा, यहाँ भी हार्मोन निकल रहा है और साथ ही साथ क्या निकल रहा है, अंडाणु का निर्माण हो रहा है। अब देखो निर्माण वर्ड, तुम कोई कंफ्यूज मत होना। तो अब देख सकते हैं यहां पर यही है तुम्हारा ओवरी, यानी कि यही है तुम्हारा अंडाशय। तो इस अंडाशय में किस तरीके से, देखो यहां पर ये जिस मादा जनन तंत्र है, तो इसी को यहां जूम करके दिखाया गया है कि इस अंडाशय से कैसे अंडाणु जो है वह विकसित होता है। तो देखो यहां पर, तो यहां पर देखो कैसे इसका विकास हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फॉलिकल। क्या बोलते हैं, फॉलिकल। तो ये तुमको याद नहीं करना है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि ये जो अंडाणु है उसका विकास कहाँ होगा, फॉलिकल में होगा। कहाँ पे होगा बच्चों, फॉलिकल में होता है। तो देख सकते हो यही है फॉलिकल और इसमें अंडाणु का विकास हो रहा है। देखो कैसे यहाँ पर इमेच्योर है, ये देखो इसका विकास होना शुरू हुआ, ये बड़ा हुआ। अब देखो ये किस तरीके से यहाँ पर शरीर के, मतलब शरीर नहीं, किस तरीके से यहाँ अंडाणु निकल रहा है। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ देखो किस तरीके से अंडाणु यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो प्रत्येक मंथ ऐसे ही होता है, एक अंडाणु यहाँ से क्या होता है, निकलता है। समझ में आ गया। तो प्रत्येक मंथ या तो इस ओवरी से या तो इस ओवरी से, ओवरी मतलब अंडाशय, तो या तो इस अंडाशय से या तो इस अंडाशय से प्रत्येक मंथ एक अंडाणु विकसित होगा, एक अंडाणु का निर्माण होगा और ये अंडाणु फिर यहां से निकलेगा। तो जैसे ही ये अंडाणु यहां से निकलेगा, इसको कौन पकड़ लेगा, इस अंडाणु को पकड़ लेगा फेलोपियन ट्यूब। बच्चों कौन पकड़ लेगा, इस अंडाणु को पकड़ लेगा। देखो मैं यहां दिखा रहा हूं तुम्हें, इस अंडाणु को पकड़ेगा फेलोपियन ट्यूब। ये देखो, ये देखना, तुम पूरा जूम करके दिखा रहा हूं मैं, यहां देखना, यहां से निकला था एक अंडाणु। अभी मैंने बताया ना कि यहां पर क्या निकलेगा, एक अंडाणु, बताया ना। तो इस अंडाणु को कौन पकड़ लिया, फेलोपियन ट्यूब। देखो ये इस तरीके से अंगुली नुमा रचना फेलोपियन ट्यूब का, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, अंडवाहिका, जिसमें ऐसे अंगुली नुमा प्रवर्ध आगे की ओर होगा, फिम्ब्रियाई जिसको कहते हैं। तो यही क्या करेगा, यहां से अंडाणु पहुंचे, इसको पकड़ लेगा और पकड़ के इसको फिर आगे की ओर ले जाएगा। देखो इस तरीके से आगे की ओर क्या करेगा, ले जाएगा। समझ में आ गया। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि यहां पर अंडवाहिका का क्या काम है। तो बहुत सिंपल वे में तुम बोलोगे कि जो अंडवाहिका है, अंडवाहिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब है, वही किसको पकड़ता है, बोलो, हाँ वही अंडाणु को पकड़ता है और आगे की ओर ले जाता है। पहला काम। दूसरा, अब मान लो यहां से अंडाणु निकला, उसी टाइम में यहां पर स्पर्म पहुंच गया। क्या पहुंच गया बच्चों, स्पर्म, मेल का यहां पर क्या पहुंच गया, मेल का स्पर्म यानी कि नर का स्पर्म यहां पर पहुंच गया। तो जो नर का स्पर्म है वो देखो आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा और यहीं पे वो क्या करेगा, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि मैंने जो पीछे बताया था ना तुम्हें कि नर और मादा का ये जो देखो शुक्राणु और अंडाणु मिल रहा है, तो ये कहां पे मिलता है, निषेचन इसको कहते हैं। नर शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या बोलते हैं, निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर से ध्यान दो, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो ये जो निषेचन है वह कहां पर होता है, तो तुम उत्तर देना। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो निषेचन है कहां होता है, तो उत्तर देना ये होता है फेलोपियन ट्यूब में, या फिर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिका में। तो दो काम समझ में आ गया, फेलोपियन ट्यूब का अंडाणु को पकड़ता है, आगे की ओर ले जाता है। अब बताओ यहां पर यदि शुक्राणु नहीं पहुंचा तो क्या ये अंडाणु यहीं पे लटका रहेगा, नहीं, ये अंडाणु आगे आता है। अब अंडाणु आगे आता है और वो क्या होता है, कुछ देर तक वहां ठहरता है, शुक्राणु का इंतजार करता है। उसके बाद क्या होता है, यहां पर देखोगे जो फीमेल है उसमें ये ब्लड का यहां पर जमा हो जाता है बच्चे को विकास करने के लिए। तो ये ब्लड, ठीक है, ये सब सारा टूटना शुरू हो जाएगा, अंडाणु और ये ब्लड सब ये शरीर के बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग रजोधर्म के नाम से जानते हैं। तो वो मैं आगे तुम्हें सिखा रहा हूं अलग से टॉपिक में, अभी मैंने थोड़ा बता दिया।
प्रत्येक मंथ यहाँ पर एक अंडाणु बनेगा और प्रत्येक मंथ बच्चा जो बनने वाला है उसका सोच के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये सब एकदम क्या होगा, खून से भर जाएगा ताकि बच्चे को पोषण दे सके। लेकिन क्या होगा यदि यहाँ पर शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तो ये सारा टूटने लगता है, इसका दीवार क्या होता है, टूटने लगता है। अंडाणु के साथ ही ये पूरा दीवार टूटेगा और अंडाणु टूटेगा नहीं, अंडाणु यहां पर आएगा, अंडाणु को स्पर्म नहीं मिलेगा, मतलब नर जो स्पर्म है वो पहुंचा ही नहीं है, नहीं पहुंचेगा तो अंडाणु मर जाता है, तो अंडाणु शरीर के बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ ये जो खून है पूरा ये भी शरीर के बाहर निकलेगा। हर एक मंथ ऐसा होगा, 4 से 5 दिन ऐसा होगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं। तो उसको भी मैं आगे तुम्हें बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। समझ में आ गया? तो अब आगे जाओ कि यूटेरस का बात करते हैं, यानी कि गर्भाशय का बात करते हैं। तो बच्चों यदि यहाँ पर निषेचन हो गया है तो वो किस चीज में डेवलप करता है, भ्रूण में। मैंने सीखा है कि वही भ्रूण बनता है और वह जो भ्रूण है फिर आकर इसी के दीवार में चिपक जाएगा और फिर यहाँ पर बच्चे का विकास होगा। तो इसका मतलब गर्भाशय का क्या काम हुआ, जल्दी से बताओ। तो गर्भाशय में ही बच्चे का विकास होगा। सिंपल सा बात है कि गर्भाशय में ही बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। ये देखो यही है गर्भाशय, इसी में ही शिशु का क्या होता है, विकास होता है। बहुत आसान था। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर देख सकते हो कैसे शिशु का यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कैसे ये शिशु जो है इसका विकास हो रहा है गर्भाशय के अंदर। तो यहाँ पर कुछ और चीजों को तुमको समझना है। लगभग समझ गए ना? तो छोटे छोटे बातों को और समझ लो, छोटे छोटे बातों को और समझ लो कि यहाँ पर अंडाशय का क्या कार्य है। शुरू वाला तो अंडाशय का 2 कार्य हो गया, एक हो गया वहां पर बोलो क्या हो गया, अंडाणु का निर्माण, और दूसरा में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन वहां पर बनता है। अंडवाहिका का काम समझ गए, फैलोपियन ट्यूब का। गर्भाशय तुम समझ गए, यही जो गर्भाशय है वह योनि में खुलता है। यही जो गर्भाशय कहाँ खुलेगा, योनि में खुलेगा। तो योनि भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग हो गया। उस योनि में ही क्या होता है, जो सीमन मैंने बताया था, उस सीमन वहीं पे जाके वहीं पे सीमन आता है और उसमें जो स्पर्म होता है वो आगे की ओर जाएगा और फिर क्या करेगा, अंडाणु से मिलन करेगा। मैंने बता दिया, ये सारा चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा। तब गर्भाशय का क्या काम है, तो गर्भाशय क्या करेगा, जो निषेचित अंडा है वो डेवलप करेगा और शिशु का रूप लेगा। कहां पर, गर्भाशय में ही लेगा। अब भ्रूण का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय में ही होगा। प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में होता है। तो ये तो ठीक है, प्लेसेंटा ही अब हम लोगों को समझना है। तो अब ध्यान से देखो, गर्भाशय में जितनी बातें मैंने बताई उतना ही, और कुछ खास नहीं समझना है कि गर्भाशय में जो शिशु है उसका विकास होता है, बात खत्म। तो अब देखो, अब जो गर्भाशय में जो शिशु है उसको पोषण कहां से मिलता है, ठीक है। तो यहां देखोगे तुम लोगों का भी नाभि है, तो नाभि से ही एक पाइप निकलता है। देखो यहां नाभि से भी एक पाइप निकलता है, जो पाइप आगे की ओर देखोगे कि मां के शरीर से जुड़ा हुआ है। यहां देखो गर्भाशय से ये पाइप निकला जो कि मां के शरीर से यहां जुड़ा हुआ रहता है। तो इस पाइप को हम लोग बोलते हैं नाड़ा, हिंदी में जानते हो अम्बेलिकल कॉर्ड। और ये पाइप कहां से जुड़ा रहता है, तो देखो यहां पर जो गर्भाशय है उसी में रहता है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ये है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये देखो यही है प्लेसेंटा, समझ गए, ये है तुम्हारा प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से ये पाइप नुमा रचना जुड़ा हुआ है, जिससे शिशु क्या करता है, पोषण करता है। तो ये प्लेसेंटा जो है ऐसा रचना होता है, ऐसा संरचना होता है जो क्या कार्य करता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, जो रुधिर के द्वारा, रुधिर के रूप में बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, इससे पोषण लेते हैं। और यही रचना क्या है, प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा क्या करेगा, सबसे पहले शिशु को जो भोजन है और ऑक्सीजन है यह वह प्रोवाइड कराएगा। दूसरा क्या करेगा, दूसरा जो बच्चे के शरीर में जो गंदगी बन रहा है, वेस्ट मटेरियल बन रहा है, वो प्लेसेंटा के द्वारा ही माता के शरीर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हो
प्लेसेंटा क्या है? एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय के भित्ति में धसी रहती है। इसमें भ्रूण की ओर में के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। ये बात तुमको यहाँ पर लिख देना है, एकदम सिंपल जो बताया गया वही लिखना है। देखो यह एक तस्तरी नुमा रचना है, देखो यहाँ तस्तरी नुमा डिस्क के लाइक का रचना है जो गर्भाशय की भित्ति में लगा रहता है। तो देखो यही गर्भाशय का भित्ति है, उसी में ये धंसा हुआ है, वही मैंने सिखाया था। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। तो देखो यहाँ जो भ्रूण है यही तो भ्रूण कहेंगे हम लोग। इसी भ्रूण के ओर यहाँ पर क्या है? प्रवर्ध निकला रहता है। इस तरीके से क्या रहता है? प्रवर्ध निकला रहता है, जो क्या करता है? जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा से ज्यादा भोजन के सप्लाई को यहाँ पर सुनिश्चित करता है। अब देखोगे इसका काम जो मैंने दो बताया वही तुमको दो काम लिख देना है। माँ के उत्तकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, और साथ ही साथ जो प्रवर्ध है वह उसके लिए बृहद क्षेत्र प्रदान करता है। ये तुमको लिखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं वह भी उसका भी निष्पादन प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से तुमको समझना होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आवर्त चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो आवर्त चक्र क्या है? तो इसके लिए 3 वर्ड हम लोगों को सीखना है। तो यहां देख सकते हो रजो दर्शन, रजोवृत्ति और आवर्त चक्र, ये 3 वर्ड हम लोगों को समझना है। तो रजो दर्शन क्या हो गया? तो जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें क्या होगा? उनमें यौनारंभ के प्रारंभ के समय रजो धर्म का प्रारंभ हो जाता है। रजो धर्म का क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। तो तुम्हें तो समझ नहीं आ रहा होगा कि ये फिर रजो धर्म क्या होता है, इसका तो एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, तो वो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। इसके बाद रजो निवृत्ति होती है, तो थोड़ा सा समझो ये क्या है। रजो धर्म का शुरुआत का क्या मतलब होता है कि स्त्रियों में जो ओवम होता है या फिर जो अंडाणु होता है वह बनना शुरू हो गया है, या फिर बोलेंगे मैच्योर होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये उनके यौनारंभ को दिखाता है। तो प्रत्येक महीना समझो जरा सा कि प्रत्येक महीना महिलाओं में या स्त्रियों में एक अंडाणु मैच्योर होता है प्रत्येक महीना, जो कि लगभग कितने एज से शुरू होता है? तो एज तुम अपने मन से मान सकते हो, 10, 11, 12 इस तरीके से मान सकते हो। तो 12 से 14 भी मान सकते हो। इस एज से उनमें जो रजो धर्म शुरू होगा। रजो धर्म यह बता रहा है कि अंडाणु का निर्माण क्या हो गया है? शुरू हो गया है। इसका मतलब उस समय से यदि शुक्राणु उनके शरीर में प्रवेश करता है तो फिर वहां शिशु का विकास हो सकता है। तो ये कितने दिनों तक उनके शरीर में रहता है? आखिर कब तक उनमें क्षमता होती है अंडाणु को उत्पन्न करने की? तो तुम यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कि जब वो 45 से 50 वर्ष की महिलाएं हो जाएंगी तो उनका रजो धर्म बंद हो जाएगा। और रजो धर्म जब बंद होता है तो बंद होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रजो निर्वृत्ति कहते हैं। इसको बोलते हैं मेनोपॉज, इसको बोलते हैं मेनार्क इंग्लिश में, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज बटन दबाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पॉज हो गया है। तो जरा सोचो, जब रजोवृत्ति बंद हो गया है, रजो धर्म बंद हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंडाणु का निर्माण होना बंद हो गया है। इसका मतलब जो स्त्रियां हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज हो गया वह कितने दिनों का हो गया? मतलब कि उनमें जनन करने की क्षमता कितने दिनों की हो गई? लगभग 45 से 50 वर्षों की हो गई। और शुरुआत कब से हुआ? शुरुआत हो गया, बताओ जरा, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से 12 से 14 या 11 से 14 सालों से शुरू हो गया। तो अब ये अंडाणु का जो निर्माण होता है और क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उनके शरीर में, वही हम लोग पढ़ेंगे। और वही है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों, ये होता है 28 दिनों का। 28 दिनों का एक साइकिल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर 28 दिनों के अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है और साथ ही साथ गर्भाशय में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसी को हम लोगों को यहाँ पर देखना है।
कि आखिर ये कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी को हम लोग देखेंगे और यहीं से सारी चीज़ों को हम लोग अब समझ लेंगे। तो बहुत आसान है, ध्यान से सीखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो समझो जरा सा इस बात को, बहुत अच्छे से, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो समझना ये है कि प्रत्येक मंथ एक अंडाणु यहां से निकलता है। मैंने क्या बताया कि प्रत्येक मंथ एक अंडाणु निकलेगा। तो प्रत्येक मंथ निकलेगा यानी कि 28 डेज, 28 दिन। तो इसको बनने के लिए हम लोग यहाँ 28 डेज ही लेते हैं, 31 दिन नहीं लेंगे या 30 दिन नहीं लेंगे। तो इसको बनने के लिए भी तो कुछ टाइम लगेगा। ये जो अंडाणु है इसको बनने के लिए भी तो टाइम लगेगा, एक दिन में या एक मिनट में थोड़े ना बनता है। तो क्या होता है कि यह जो अंडाशय है उसमें अंडाणु का धीरे धीरे निर्माण होता है। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट डे से शुरू करेंगे। यदि फर्स्ट डे से शुरू करेंगे तो फर्स्ट डे से लेके 13 से 14 दिनों में, 13 से 14 दिनों में इस अंडाणु का निर्माण हो रहा है और 14वें दिन ये अंडाणु क्या होता है, यहां से निकलता है। ठीक है, यदि 28 दिन का हम एक साइकिल मानते हैं, 28 दिन, तो अंडाणु का निर्माण पहले दिन से शुरू हुआ तो 14वें दिन अंडाणु यहां से क्या होगा, निकलेगा। कुछ बुक में 15वें दिन भी लिखा हुआ है, तो 14वें दिन यहां से अंडाणु क्या होता है, निकलता है। अब ये अंडाणु यहां से निकलेगा तो तुम बताओ, ये जो अंडाणु निकल रहा है इसका क्या काम है। अंडाणु जो निकल रहा है वह इसलिए निकल रहा है ताकि यहां पर क्या आए, शुक्राणु आए। क्या आए बच्चों, शुक्राणु आए, और शुक्राणु उसको क्या करे, निषेचित करे। इसलिए ये अंडाणु यहां पर बनता है। अंडाणु इसलिए बना है ताकि शुक्राणु आए, निषेचन हो और फिर शिशु का निर्माण हो। शरीर में अंडाणु शुक्राणु तो इसलिए बनते हैं ताकि उससे बच्चा पैदा हो, इसलिए नहीं बनते कि वो ऐसे ही टाइम पास बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना। प्रकृति में यदि अंडाणु बन रहा है ना, प्रकृति में ही ना है, हम लोग प्रकृति में ही तो हैं। तो अंडाणु बनाने का उद्देश्य क्या है, ताकि उससे शिशु पैदा हो। हमारे शरीर में जो मेल है, नर है, उसके शरीर में शुक्राणु क्यों बन रहा है, ताकि उससे क्या पैदा हो, बच्चा पैदा हो। ऐसे ही वेस्ट करने के लिए शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन क्या जितने बार अंडाणु बनेगा उतने बार शुक्राणु उसको मिलेगा, ऐसा है क्या, नहीं। ऐसा रहेगा तो सोचो कितना बच्चा पैदा हो जाएगा एक महिला का, हर एक साल एक बच्चा। तो मान लो कि 30-35 साल भी उनका एज रहा, रिप्रोडक्टिव फेज, तो 30-35 बच्चा, ऐसा कहीं देखा है क्या, नहीं ना देखा है। इसका मतलब क्या कि हर एक बार जब अंडाणु मिलता है तो शुक्राणु उससे मिलेगा और निषेचन होगा, फिर गर्भाधान होगा, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो यही हम लोगों को सीखना है कि क्या होता है जब यहां पर निषेचन नहीं होगा। तो फिर से समझो इसको, फिर से ध्यान से समझो, एकदम धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं, फिर से समझो। यहां पर क्या अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है। अंडाणु का निर्माण इसलिए हो रहा है ताकि इससे शिशु बन सके, इससे बेबी बन सके। तो जैसे जैसे इस अंडाणु का निर्माण होता है वैसे वैसे यहां पर इसका जो गर्भाशय है वह भी तैयार होता है। इसका गर्भाशय क्या होता है, तैयार होता है। ये देखो, यही क्या है, इसका गर्भाशय, ये भी तैयार होता है। इसका गर्भाशय का जो दीवार है, यहां देखो, जो गर्भाशय का दीवार है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है और यहां पर ये क्या हो जाता है, एकदम मोटा ताजा इस तरीके से हो जाता है। और अब तुम बताओ कि ऐसा क्यों हो जाता है भाई, आखिर ये जो गर्भाशय है इस तरीके से ऐसा क्यों स्वरूप लेता है। इसका उत्तर है ताकि इसमें यहां से यदि निषेचन हो, क्या हो, निषेचन हो, तो भ्रूण का यहां पर विकास होता है। किसका विकास होता है, भ्रूण का। तो भ्रूण को जो खाना पीना है, यही समझ लो, भ्रूण को जो खाना पीना है उसको कौन देता है, यही दीवार से वो प्राप्त करता है। यही दीवार से क्या करता है, वो प्राप्त करता है। यानी कि जो गर्भाशय का दीवार है उसी में भ्रूण जाके अटैच होता है और भोजन को अवशोषित करता है। तो प्रत्येक महीना क्या होता है, प्रत्येक महीना जब जब एक अंडाणु का निर्माण होता है,
यहाँ भ्रूण, यहाँ जो देख सकते हो, यहाँ जो गर्भाशय है इसका दीवार भी प्रत्येक महीना तैयार होता है। समझ में आ गया? इतना सिंपल सा बात। प्रत्येक महीना यहाँ पर क्या निर्माण होता है? अंडाणु निर्माण होता है। और प्रत्येक महीना यहाँ पर इसका जो दीवार है वह भी, उसका भी निर्माण होता है, ताकि यदि इसको निषेचन हो जाए तो जो भ्रूण बने उसको खाना पीना वहां मौजूद मिले। ऐसा नहीं कि यहां से स्पर्म चला गया, यहां ये आ गया, देखा कि निषेचन हो गया तो ये बनना शुरू हुआ, नहीं निषेचन हुआ तो ये नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, पहले ही से सब तैयारी रहता है, पहले ही से सारा तैयारी, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र है, वो तैयारी करके रखता है। तो अब देखो क्या हुआ, यहां से स्पर्म जो था, यानी कि स्पर्म मतलब क्या हुआ? बोलो, शुक्राणु नहीं गया, शुक्राणु नहीं गया। और यहां से ये क्या हुआ तुम्हारा, यहां से अंडा, यहां से जो अंडा था, अंडाणु था, वह 14वें दिन निकला। और जब निकला तो देखा कि यहां पर शुक्राणु उसको नहीं मिला है। तो क्या अंडाणु अब जीवित रहेगा या मर जाएगा? तो अंडाणु यहां कुछ देर तक, कुछ समय तक क्या करेगा? इंतजार करेगा। उसके बाद ये अंडाणु क्या होगा? आगे बढ़ते हुए यहां पर आएगा, आया। अब क्या होगा कि ये अंडाणु का अब कोई काम नहीं बचा है। तो ये जो अंडाणु है, ये गर्भाशय का दीवार ये टूटना शुरू हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? टूटना शुरू होगा। तो ये जो अंडाणु है गर्भाशय के दीवार के साथ ही शरीर की क्या आ जाएगा? बाहर आएगा, प्रत्येक मंथ आ जाएगा। ठीक है, यदि शुक्राणु नहीं पहुंचा है तो ये गर्भाशय का दीवार हर एक महीना क्या होगा? टूटना शुरू होगा, और ये टूट के क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और यही है तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन। क्या है बच्चों? मेंस्ट्रुएशन। ये 2 से 8 दिनों तक चलेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो 2 से 8 दिनों तक चलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल, जो ये हो रहा है उसे बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। और ये जो साइकिल चल रहा है 28 डेज का, इसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यही तुम्हें यहां पर समझना था। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। तो आखिर जनन स्वास्थ्य कैसे होगा, इसको हम लोगों को इस टॉपिक में समझना है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और वह क्या है? जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य क्या क्या अर्थ है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। तो जनन से संबंधित, जनन में मुख्य रोल किसका होता है? फीमेल का होता है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, मुख्य रोल मैं कह रहा हूं, ये समझो कि मेल और फीमेल दोनों के मिलन से ही शिशु पैदा होता है। लेकिन मेन जो शारीरिक, मानसिक और ये सारा जो कंसिक्वेंसेस से गुजरना पड़ता है, वो किसको गुजरना पड़ता है? फीमेल को ही गुजरना पड़ता है। यौन क्रियाओं से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। असुरक्षित यौन क्रियाओं से लैंगिक संचारित रोगों के फैलने के, परिवार नियोजन से संबंधित समस्याएं, जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, जननी मृत्यु, शिशु मृत्यु आदि में सुधार। तो यहाँ यौन स्वास्थ्य में जो मुख्य रूप से देखा जाता है वह क्या होता है? जननी मृत्यु, शिशु मृत्यु, या जननी जो लेडी है, जो फीमेल है, उसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। यही कारण है कि उनमें रजोवृत्ति कब से शुरू होती है? 13-14 साल में शुरू हो जाएगी। लेकिन उनकी शादी कब रिकमेंड किया जाता है? जब वो 18 साल की हो जाए तब। ऐसा क्यों? ताकि उनका शरीर उस लायक हो जाए कि वह शिशु को क्या करे? संभाल सके। उनका जब शरीर उस तरीके से मजबूत हो जाए जिसमें गर्भाशय में शिशु को क्या करे? वह संभाल सके। तो यही बात यहाँ पर हम लोगों को समझना भी है कि जनन स्वास्थ्य का मतलब हो गया कि जब कोई एक महिला शिशु को जन्म दे रही है तो वह महिला भी स्वस्थ रहे और उसका शिशु भी स्वस्थ रहे। तो यहाँ एक और बात ध्यान देना होता है कि यदि महिलाएं बार बार प्रेग्नेंट हो जाए, 1 साल के बाद, दूसरे के बाद तीसरे, तो प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होता है, ये तो सभी को पता है। तो वहां पर यदि बच्चों के बीच में गैप नहीं रखा जाए तो भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी तुम्हें याद रखना है। तो यहां पर यही सारी बातों को बताया गया है। तो लैंगिक परिपक्वता का यह अर्थ नहीं कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भाधारण योग्य हो गया है। तो क्या हुआ? 13-14 साल में एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों का शरीर उस लायक हो गया है जिससे कि बच्चा वो पैदा कर सके। लेकिन क्या यह एज है जिसमें वो बच्चा को पैदा कर सके? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं।
स्वस्थ जनन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तर पर तैयार हो। शारीरिक स्तर पर वो तैयार है लेकिन उसका शरीर तैयार नहीं होता है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ मानसिक स्तर पर भी उसको क्या होना होगा, तैयार होना होगा। कई बार इस प्रक्रिया में सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो सिर्फ यह सोच लेना कि शरीर तैयार हो गया है, जनन क्रिया होगा, बच्चे पैदा होंगे, ये मनुष्यों के लिए इतना आसान नहीं है। इनको बहुत सारे प्रकार के सामाजिक, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य का क्या मतलब हो गया, स्वास्थ्य का मतलब हो गया शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, मानसिक रूप से स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो मनुष्य में स्वास्थ्य का समाज से ही बहुत ज्यादा लेना देना होता है। इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव हो सकता है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या न चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने के लिए सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ठीक है। असुरक्षित यौन क्रियाओं से लैंगिक संचारित रोगों के फैलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो यहाँ पर यही सब बातें लिखी गई हैं जो तुम्हें खुद से ही पता है। अब यहाँ पर एक खास बात जो हम लोगों को एग्जाम में आएगा उससे संबंधित चीज पढ़ेंगे, और वह तो बहुत सिंपल सा चीज है। वह सिंपल सा चीज है, लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। तो यहाँ पर तुमको दो नाम समझना है कि जो लैंगिक संचारित रोग है उसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हो गया, जो लैंगिक क्रिया करने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एड्स का नाम तो तुमने सुना ही होगा। तो यहाँ दो प्रकार के लैंगिक रोगों का नाम पढ़ना है, एक होता है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले और दूसरा होता है, बताओ, वायरस के द्वारा होने वाले। तो यहाँ पर एड्स का जो तुमने नाम सुना है, एड्स क्या होता है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। यहाँ एक और ध्यान दो, एसटीडी इसको कहते हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उसको क्या बोलते हैं, एसटीडी। तो एड्स होता है एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये लैंगिक संचारित रोग है। लेकिन सिर्फ लैंगिक संचार से ये रोग नहीं होता, बहुत अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं रहना है तुम्हें। ऐसा नहीं सोचना है कि एड्स जो होता है हमेशा लैंगिक क्रिया के कारण ही होता है, ऐसा नहीं सोचना है। तो जो एड्स है वह क्या है, वह एक वायरल रोग है, वायरस के द्वारा होता है, ये बात तुमको याद रखना है। तो वायरस के द्वारा होने वाले लैंगिक संचारित रोग में क्या हो गया, एड्स हो गया और एक हो गया वार्ट्स। दो नाम याद रखना है, एड्स एंड वार्ट्स। और उसके बाद देखोगे जो तुम्हारा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है वह क्या हो गया, गनोरिया, और क्या हो गया, सिफिलिस। ये नाम याद रखना है। तो बैक्टीरिया से हो गया गनोरिया और सिफिलिस, और जो तुम्हारा किससे हो गया बताओ, वायरस से हो गया एड्स और वार्ट्स। तो बस सिर्फ नाम ही तुम्हारे बुक में दिया है, ज्यादा डिटेल तुमको नहीं दिया हुआ है। यहां देख सकते हो जो एड्स होता है वह और अलग अलग तरीकों से क्या हो सकता है, फैल सकता है। तो पहला तो तुम जान गए कि एचआईवी पीड़ित जो स्त्री है या पुरुष है उसके शारीरिक संपर्क में आने से, यौन क्रिया करने से उसके साथ क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। दूसरा, संक्रमित सुई के द्वारा गर्भवती मां से शिशु को भी ये संचारित हो सकता है। रक्त आदान के दौरान भी ये क्या हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि तुम जान सकते हो। उसके बाद गनोरिया और सिफिलिस, इसको याद कर लो, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गनोरिया किससे होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस भी किससे होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। बस इतना ही जान लेना है। अब गर्भाधान को रोकने के अनेक तरीके हो सकते हैं। तो गर्भाधान ना हो इसके लिए कई तरीके हो सकते हैं। तो गर्भाधान ना हो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए ये तुम्हें समझना होगा। इसको मैं समझा दे रहा हूं तो तुम्हें खुद ही इसका उपाय समझ में आ जाएगा। तो यहां देखो, यहां पर देखना, तो गर्भाधान ना हो इसके लिए कई चीजें हो सकती है, पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं, फिर इसमें पूरा डिटेल हम लोग समझ लेंगे। तो पहला चीज क्या हो गया, गर्भाधान ना हो, इसमें कहने का मतलब है कि स्पर्म जा रहा है और अंडा भी निकल रहा है, ठीक है, मतलब कोपुलेशन हो रहा है, उसके बाद गर्भाधान ना हो। जिससे किसी का शादी ही नहीं हुआ है, गर्भाधान नहीं हो, ये तो कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या है कि शादी होने के बाद गर्भाधान ना हो, ये यहां पर बोला जा रहा है। इसको बहुत अच्छे से समझना तुम, कि शादी हुआ करो ही ना, गर्भाधान होगा ही नहीं, कभी टेंशन ही नहीं रहेगा।
ये बात यहाँ नहीं कह रहा है, बोल रहा है शादी हो गया है उसके बाद उसमें गर्भाधान ना हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय देखो, सबसे पहला उपाय क्या है कि यदि स्पर्म यहां जा रहा है, स्पर्म जाएगा तभी गर्भाधान होने का खतरा है। तो यदि स्पर्म जा रहा है किसी तरीके से, ये जो दिख रहा है ग्रीवा, इसको दरवाजा को बंद कर दिया जाए, किसी प्रकार से इस ग्रीवा के दरवाजा को क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। यानी कि ग्रीवा का दरवाजा क्या हो जाए, बंद हो जाए। ग्रीवा ही दरवाजा है जो कि यहाँ कहाँ गया बताओ, ये यूटेरस में गया, यानी कि गर्भाशय में गया। तो किसी तरीके से ग्रीवा बंद हो जाए तो गर्भाधान नहीं होगा। दूसरा, यदि किसी तरीके से ये स्पर्म अंदर प्रवेश कर जाए, किसी तरीके से क्या, स्पर्म तो प्रवेश करेगा, यदि कोई उपाय नहीं किया है तो ये ग्रीवा थोड़े ना बंद होगा। तो स्पर्म यदि प्रवेश कर गया है और कोई उपाय ऐसा किया जाए जिससे कि स्पर्म जो है, जो स्पर्म है उसका स्पर्म जो सुस्त हो जाए, धीरे धीरे हो जाए, आगे बढ़े ही ना, हो सकता है। तीसरा ये अंडा को बनने ही ना दिया जाए, स्पर्म तो जाए लेकिन अंडाणु निकले ही ना। ठीक है, ये स्पर्म तो चला गया लेकिन अंडाणु ही नहीं निकला है तो गर्भाधान ही नहीं होगा। चौथा ये जो यूटेरस का दीवार है, यूटेरस का ये जो दीवार है, यानी कि जो गर्भाशय का दीवार है, उसी में क्या रहता है, उसी में तुम्हारा बोलो वो जो शिशु है वह डेवलप होता है। यानी कि वह जो तुम्हारा स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, इसकी वजह से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से फिर भ्रूण बनेगा। तो जो भ्रूण है तुम्हारा वह इसी में रहता है। तो यदि इसका दीवार ही ना बनने दिया जाए, ठीक है, तो ये दीवार ही ना बनने दिया जाए तब भी यहां पर शिशु नहीं बनेगा, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, गर्भाधान नहीं होगा। अब देखो, इतना चीज करने के बाद सबसे आसान तरीका क्या है कि यहां पर ऐसा कोई चीज उपाय किया जाए, ऐसा इसमें ये जो योनि है इसमें ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे कि ये जो स्पर्म है आगे जा ही ना सके। यानी कि यहां पर कॉन्डम लगा दिया जाए। तो यहां कंडोम लगा दोगे तो सिंपल सा है कि जब स्पर्म जाएगा ही नहीं अंदर तो बात ही खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। यह छठा है कि जो यहां पर जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कंडोम लगा दिया जाए तो वह भी वहां पर क्या होगा, वह भी स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इतना तरीका है जिससे कि क्या किया जा सकता है, गर्भाधान को रोका जा सकता है। तो इतना तरीका को गर्भाधान रोका जा सकता है, मतलब ऐसा ही कुछ उपाय किया जाएगा तो गर्भाधान रोका जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं वही हम लोगों को अब समझना है कि इतना तरीका हो गया तो हम लोग क्या क्या करेंगे कि जिससे कि गर्भाधान को रोका जा सके। तो चलो हम लोग उसी को देखते हैं। तो सबसे पहला है तुम्हारा मैकेनिकल तरीका। सबसे पहला क्या है तुम्हारा, मैकेनिकल तरीका। तो गर्भाधान को रोकने के अनेक तरीके में सबसे पहला क्या हो गया, मैकेनिकल तरीका। क्या मैकेनिकल तरीका कि कॉन्डोम का यूज किया जाए। महिलाओं के लिए अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग होता है, जिससे कि स्पर्म महिला के शरीर में पहुंचे ही ना, स्त्री के शरीर में पहुंचे ही ना। यदि नहीं पहुंचता है तो फिर गर्भाधान होने का कोई टेंशन ही नहीं है। पहला हो गया। चलो दूसरा, ये हो गया पहला मेथड। क्या हो गया बच्चों, पहला मेथड। दूसरा हो गया तुम्हारा रासायनिक मेथड। क्या हो गया, रासायनिक मेथड। इस रासायनिक मेथड में गोलियों का यूज किया जाएगा, पिल्स का यूज किया जाएगा, जो विशेष प्रकार के हार्मोन होते हैं। ये जो गोली है, पिल्स है, वह क्या है, विशेष प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है। या बोले कि महिलाओं के शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसको क्या, जो हार्मोन निकल रहा है वगैरह, उसको क्या कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। तो ये क्या कर सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से ये काम कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, जैसे मैंने बताया यहाँ 4-5 चीज कर सकता है। तो ये क्या करेगा, सर्विक्स की दीवार को बंद कर सकता है, या फिर अंडा को नहीं बनने देगा, या फिर क्या करेगा, यहाँ जो इसका दीवार बना है गर्भाशय का उसी को सुखा देगा। तो इतना काम ये कर सकता है। या फिर जो स्पर्म जा रहा है उस स्पर्म के स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये कौन करता है बताओ, ये करेगा दवा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा
दो मेथड बता दिया। तीसरा मेथड देखो, कॉपर टी का उपयोग। कॉपर टी का उपयोग, तो ये देखो कॉपर टी यहां दिख रहा है तुम्हें। कॉपर टी क्या होता है? कॉपर का इस तरीके से टी आकृति का बना होता है। ये कभी कभी हार्मोन भी रिलीज करता है। तो कॉपर टी यूजुअली यहां देख सकते हो, जो फीमेल है उसके गर्भाशय में, यहां देखना, ये देखो टी आकार का इस तरीके से कैसे यहां फिट कर दिया जाता है। तो ये डॉक्टर के द्वारा कॉपर टी इसके शरीर में क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है। तो ये कॉपर टी भी अलग अलग तरीके से गर्भाधान को रोकता है। तो कॉपर टी 3 साल के लिए, 5 साल के लिए इस तरीके से आता है। मतलब ज्यादा दिनों तक प्रेगनेंसी को रोकना है तो वहां पर कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। तो कॉपर टी मान लो 3 साल के लिए किसी को रोकना है, 5 साल के लिए रोकना है, तो ये भी बहुत अलग अलग तरीके से कार्य करता है। ये क्या करेगा? हो सकता है यदि स्पर्म यहाँ पहुंच रहा है तो स्पर्म के गति को रोक देगा, या स्पर्म को सुस्त कर देगा, या स्पर्म को मार देगा, ये सारा कार्य कर सकता है। या फिर एग और स्पर्म को मिलने नहीं देगा। तो ये सारा कॉपर टी काम करेगा और इस तरीके से क्या करेगा? गर्भाधान को क्या करता है? ये रोकता है। देखो यही है कॉपर टी। तो अलग अलग तरीके के कॉपर टी यहाँ पर अभी मौजूद हैं। अब चलो थोड़ा सा और आगे समझ लो। तो यहाँ जो मैकेनिकल मेथड है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो पिल्स है, हार्मोन है, उससे क्या हो सकता है? बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है। उससे महिलाओं में बहुत सारा ऐसा परिवर्तन होगा जिससे कि वो चिड़चिड़ी हो जाए, उनका मानसिक स्थिति सही नहीं रहे, उनका शारीरिक बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। सेम टू सेम कॉपर टी में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, इरिटेशन वगैरह। अब देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो यही कॉपर टी कैसे बैठाया गया है। ये देखो यही है गर्भाशय, इसी में कॉपर टी को बैठाया गया है। तो यहाँ देख सकते हो ये कॉपर और टी आकृति का है। अब हम लोग को देखना है परमानेंट मेथड। जैसे कि शादी हो गया, बच्चा हो गया, परमानेंटली क्या करना है कि अब बच्चे को नहीं होने देना है। तो परमानेंट मेथड में ये देखो चौथा नंबर में, परमानेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? एक होता है वैसेक्टोमी, इंग्लिश में बोलते हैं वैसेक्टोमी, यानी कि ये जो पाइप था वैस डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोले थे? बोलो। टेस्टिस से जो स्पर्म बनता है उसको ये क्या कर देता है? ये आगे की ओर ले जाता है, वास डिफरेंस, उसी को ये क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, और काट के फिर बांध दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। और ये जो वैसेक्टोमी होता है, देखो तुम्हें इंग्लिश में ही पढ़ना होगा क्योंकि हिंदी में इसको नहीं बताया गया है। तो ये हो जाएगा वैसेक्टोमी, इंग्लिश में तुम लिख सकते हो वैसेक्टोमी ऐसे। तो वैसेक्टोमी के द्वारा यदि यहाँ पर ये जो नली जा रहा है जिससे कि स्पर्म आगे बढ़ रहा था, उसी को यदि काट दिया जाए, उसी को यदि काट दिया जाए तो फिर स्पर्म आगे बढ़ेगा नहीं और कोई प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं होगा। तो उसको काटना और बांधना ये ऑपरेशन के थ्रू होगा, ऑपरेट किया जाएगा उसको। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे वास डिफरेंस को काट दिया गया है और काट के क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यही होता है ऑपरेशन में। तुमने सुना होगा कि उसका ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन में क्या करेगा? इसी को काट कर बांध देगा, तो वहां पर स्पर्म आगे अब बढ़ नहीं सकता है। महिलाओं में भी ऐसे होगा, महिलाओं का बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। यहाँ देखना, ये फेलोपियन ट्यूब है, इंग्लिश में ही तुमको याद पढ़ना पड़ेगा, यहाँ फेलोपियन ट्यूब है। तो ये फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पर काट के क्या कर दिया गया? बांध दिया। इस तरीके से यहाँ पर बांध दिया जाएगा। तो फिर जो अंडाणु है, एग है, वह आगे, यहाँ देखो यह अंडाणु बना तो ये आगे की ओर फिर नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्यूबेक्टोमी। यहाँ देखना किस तरीके से यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया गया है, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। और तुम्हें चैप्टर कैसा लगा यह बताना, और साथ ही साथ बच्चों तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ना यदि रेगुलर स्टूडेंट हो तब। और प्लेलिस्ट यदि खोलोगे तो सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे, वहां से भी वीडियोस को देख सकते हो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।